प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा एवं अन्य सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित आप सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं नीलेश सनवाल आज के इस लेक्चर में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं यूकेपीएससी प्रवक्ता के सिलेबस से कक्षा अनुशासन, विद्यालय अनुशासन, शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन। ये हमारी एक यूनिट के अंदर एक सिलेबस का एक पॉइंट है और इसी का अगला पॉइंट है स्क्रीनिंग के सिलेबस में विद्यालय में अनुपस्थिति, विद्यालय छोड़ने के कारण एवं समाधान। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा जो ये वाली यूनिट है कक्षा अनुशासन, विद्यालय अनुशासन, शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन, इसमें से मैंने कक्षा अनुशासन, विद्यालय अनुशासन के नोट्स एक साथ बनाए थे। फिर उसी के साथ आगे हमने जोड़ दिया था जो अगला वाला पॉइंट है सिलेबस में कि विद्यालय में अनुपस्थिति, विद्यालय छोड़ने के कारण एवं समाधान। तो यहाँ पे हम आज के इस लेक्चर में कक्षा अनुशासन और विद्यालय अनुशासन को कवर करेंगे। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे विद्यालय में अनुपस्थिति छोड़ने के कारण, देन हम शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन को कवर करेंगे। तो साहब मेरा आप लोगों से सभी से यह कहना है कि जो ये आज का लेक्चर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको हल्के में ना लें। आपको मैक्सिमम टाइम ये लगेगा कि कक्षा अनुशासन क्या होता है, विद्यालय अनुशासन। अनुशासन का मतलब केवल आप ये समझ लेंगे कि एक डिसिप्लिन में रहना, नियमों के अंतर्गत रहना, या कितनी बार हम अनुशासन में दंड को वो समझ लेते हैं कि पनिशमेंट जो है हमारा वो अनुशासन के अंतर्गत आता है। ऐसा नहीं है, काफ़ी डीप ये होता है। और लास्ट टाइम इस पर अभी आप नोट्स में देखेंगे एक डेफिनेशन पूछ ली थी पेस्टोलॉजी साहब की, तो ऐसे डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती हैं। और इसमें जो बहुत से ऐसे फैक्ट आएंगे या बहुत से ऐसे समझने वाले पॉइंट आएंगे जिनको हम वहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ये ज़्यादा टफ नहीं है ये वाला पोर्शन। हमारा लेक्चर स्क्रीन में पेडागोजी में कक्षा अनुशासन, विद्यालय अनुशासन, जनरली जो स्कूल में डिसिप्लिन के रूल रेगुलेशन होते हैं वही इसमें आएगा, लेकिन कुछ हमको ऐसे फैक्ट होते हैं जिनको हमको पढ़ना होता है। तो तब कभी जैसे अनुशासन के रूप में आ जाता है प्रभावात्मक अनुशासन क्या है, दंडात्मक अनुशासन क्या है, निरोधात्मक अनुशासन के अंदर क्या है, सुधारात्मक अनुशासन में क्या आता है। और अब्राहम मैस्लो का जो आपका मानवतावादी यानी कि सिद्धांत है उसमें आवश्यकता का जो सिद्धांत है उनका नीड थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग अनुशासन क्या है। तो जब एमसीक्यू आते हैं तो अगर टॉपिक को नहीं पढ़ा हो तो हमको वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। तो साहब ज़्यादा वो न करते हुए आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप पूरे लेक्चर को धैर्य के साथ सुनिए और अनुशासन पर आप जो है डेफिनेशंस भी और जो भी अपनी समझ को एक विकसित करने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, अनुशासन सर यानी कि डिसिप्लिन वर्तमान परंपरित शब्द अनुशासन अंग्रेजी के शब्द डिसिप्लिन का रूपांतर है। ध्यान दीजिएगा, जो लैटिन भाषा के शब्द डिसिपुलस से लिया गया है। इस शब्द का अर्थ है सीखना। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, लैटिन भाषा के शब्द डिसिपुलस से लिया, अर्थात सीखने की परिस्थिति जो कालांतर में डिसिप्लिन के रूप में व्यक्त की जाने लगी। ठीक है, हम इसी जो लिखा है नोट्स में से आपको मैं बीच बीच में एक्सप्लेन करते रहूंगा। अब देखिएगा साहब, आधुनिक युग में अनुशासन का अर्थ व्यवहारों में नियमबद्धता से लिया जाता है। आप समझ गए होंगे, यानी कि जो भी व्यवहार है वहां पर नियमों के अधीन बद्ध होकर के, नियमों में बाउंड होकर के व्यवहारों को करना। ठीक है, और यह नियमबद्धता आत्मनियंत्रण तथा समुचित प्रशिक्षण से आती है जिसमें समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों का अनुसरण भी सम्मिलित है। यानी कि व्यवहारों में हमारी ऐसी नियमबद्धता होनी चाहिए जो आत्मनियंत्रण मीन्स हमारे कहीं पर भी अगर हम अनुशासन में रहें तो हम ऐसा अनुशासित रहें जो हमारा सेल्फ डिसिप्लिन हो, आत्मनियंत्रण, जो हमने अपने लाइफ के लिए अपने स्वयं के रूल रेगुलेशंस बना रखे हैं या फिर कहीं से हमने प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित किए हैं, और जिसमें समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों का अनुसरण, यानी कि समाज में कैसे मूल्य, नैतिक मूल्य हैं, समाज में सामाजिक मूल्य हैं। ठीक है, समाज के अनुसार मतलब हमको क्या करना है, अपना व्यवहार करना है, तो यह अनुशासन में होता है। ठीक है, अभी आगे और भी बहुत सारी बातें आएंगी। देखिए, अब व्यापक दृष्टि से अनुशासन में ध्यान दीजिए व्यक्ति के व्यवहार का समाजीकरण, यानी कि समाज में व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, सहयोग पूर्ण ढंग से कार्य करने व रहने, कहाँ, समाज में, हाँ, समाज के व्यवहार, व्यक्ति के व्यवहार का समाजीकरण, सहयोग पूर्ण ढंग से कार्य करने व रहने का ढंग तथा समूह के लिए
वैयक्तिक हितों का त्याग भी सम्मिलित होता है। किसमें? अनुशासन में। समझ गए? यानी कि समाज में हमारा कैसा व्यवहार है, हम समाज में कैसे रहते हैं, कैसे कार्य करते हैं, और समूह के लिए हम अपने वैयक्तिक हितों यानी कि जो हमारे पर्सनल कहीं पर एडवांटेज है तो उसको हम इग्नोर भी करेंगे, हटाएंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बात ये लिखिए, एक लाइन, नियमानुसार आचरण को हमारा क्या कहते हैं? अनुशासन कहते हैं। देखिए हमने क्या लिखा है, नियमानुसार आचरण को अनुशासन कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए अनुशासन का अर्थ छात्रों में आत्मनियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल की क्षमता विकसित करना है। यानी कि हम क्या करेंगे, जैसे अनुशासन में हम करेंगे सेल्फ कंट्रोल, यानी कि छात्र क्या रहे, स्वयं ही आपके अनुशासन में रहें। ठीक है। अब देखिएगा आगे, देखिए साहब, हॉफमैन यानी कि 1970 ने अनुशासन को परिभाषित करते हुए कहा है। देखिए हॉफमैन की डेफिनेशन एक यहाँ पे बीच में लिखी है हमने। हॉफमैन ने क्या कहा? सामाजिक समूह द्वारा अनुमोदित नैतिक व्यवहार को बालकों को सिखाना ही अनुशासन है। अभी हमने जो बाकी और डेफिनेशन लिखी है मैंने अपने नोट्स में, वो भी आगे आएंगी, लेकिन हॉफमैन की डेफिनेशन आर ए शर्मा साहब की बुक में दी हुई है। ठीक है। ये नोट्स यानी कि आर ए शर्मा या एस पी कुलश्रेष्ठ और मंगल एंड मंगल, ये बहुत सारी बुक से मिक्स हैं। ठीक है। तो किसी एक बुक में ये लिखा होगा। हॉफमैन ने अनुशासन को परिभाषित करते हुए, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, लास्ट ईयर 2021 में पेस्टोलॉजी साहब की डेफिनेशन पूछी थी, अभी आगे आएगा, वो भी मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ था उस समय इसमें। तो देखिए क्या है सर, सामाजिक समूह द्वारा अनुमोदित नैतिक व्यवहार को बालकों को सिखाना ही अनुशासन, यानी कि समाज में जो नैतिक व्यवहार के लिए अनुमोदित, मतलब जिनका अनुमोदन, ऐसे वैल्यूज, ऐसे बिहेवियर जिनको समाज ने अनुमोदित किया, मीन्स स्वीकृत किया है, उनको छात्रों को सिखाना, बालकों को सिखाना ही अनुशासन है, हॉफमैन साहब ने कहा। आगे बढ़ते हैं। अनुशासन में बालकों के व्यवहारों, उनके प्रमुख अभिप्रेरकों यानी कि मोटिव्स, भावनाओं, फीलिंग्स एवं अभिरुचियों को समझने की कोशिश की जाती है, ताकि आसानी से बालकों की समस्याओं को समझा जा सके। यानी अनुशासन में क्या है, बालकों के क्या व्यवहार है, छात्रों के, उनके मोटिव्स क्या है, उनकी फीलिंग्स और अभिरुचियों को समझने की भी कोशिश की जाती है। ऐसा नहीं है कि छात्रों ने कोई गलती कर दी तो अब उनको डायरेक्ट पनिशमेंट दे दें। हमेशा क्या होता है, छात्र अगर गलती करते हैं तो एक अच्छा शिक्षक होने के नाते आप छात्र के द्वारा गलती करने पर उसको पनिशमेंट देने से पहले इस बारे में जाने कि छात्र ने वह गलती क्यों की, व्हाट इज द रूट कॉज। जैसे अगर कोई किसी को कोई अगर अनफॉर्चुनेटली कोई डिजीज हो जाती है, कोई छोटी हो या बड़ी हो, तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर उसके रूट कॉज पे जाने की कोशिश करते हैं कि वह बीमारी किस कारण से हुई। हम कोई ऐसी दवाइयाँ दे देंगे, उससे बीमारी कुछ समय के लिए तो सही हो जाएगी, लेकिन उसका रूट कॉज अगर सही नहीं होगा तो वह मीन्स टेम्पररी सही होगी। ऐसी अनुशासनहीनता जब छात्र करते हैं तो हमको छात्रों को डायरेक्ट किसी को एक चाटा मारना या फिर छात्रों को एकदम से डांट देना, यह सॉल्यूशन नहीं है परमानेंट। एक अच्छा शिक्षक होने के नाते कहा जाता है कि पहले हमको उसके रूट कॉज पे, छात्र ने अगर अनुचित व्यवहार किया तो उसको डांट देना तो हम क्या करेंगे, हम एक टाइम के लिए उसको रोक पाएंगे। जो मैं कह रहा हूँ उसको समझिए, इसी पे क्वेश्चन बनेंगे। हम क्या करेंगे, हम छात्रों के उसके रूट कॉज पे जाएंगे कि उन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया और क्या ऐसे कारण थे, कब से वह ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, छात्र में कब से ऐसी आदतें पड़ी हुई हैं, ताकि हम उनको दूर कर सकें, रूट कॉज को दूर करें। चले आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए केवल डांटना ही नहीं होता है, छात्रों की फीलिंग्स को, अभिरुचियों को समझने की कोशिश की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब। अब देखिएगा नेक्स्ट इंपोर्टेंट है, अनुशासन साहब निर्देशात्मक होता है। ध्यान दीजिएगा, कहीं पर आएगा ना कोई ऑप्शन, वहां पर आएगा अनुशासन निर्देशात्मक होता है। ठीक है, या अनुशासन में निवारण की अहमियत होती है, तो वहां पर अनुशासन निर्देशात्मक होता है, यह सही है। जैसे आ जाएगा ना उपरोक्त सभी, तो अनुशासन निर्देशात्मक भी होता है। और अनुशासन निर्देशात्मक होने का मतलब क्या होता है, इससे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो वहां पे टीचर एक्सपर्ट होते हैं वो क्वेश्चन बना लेंगे। आप अनुशासन निर्देशात्मक होता है तो इसका क्या अर्थ है, इसको समझिए। देखिए इसका अर्थ यह हुआ कि अनुशासन भंग करने वाले छात्रों को प्रायः किसी मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता यानी काउंसलर तथा विशेषज्ञ के पास
उनकी व्यवहार संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए भेजा जाता है। निर्देशात्मक मतलब रेफरल, अनुशासन में रेफरल का अर्थ क्या है, किसके पास भेजेंगे, मनोवैज्ञानिक के पास भेजेंगे, ठीक है, पुलिस के पास नहीं भेजेंगे, परामर्शदाता के पास भेजेंगे, काउंसलर तथा विशेषज्ञ के पास, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अनुशासन में निर्देशात्मक अनुशासन होता है, नहीं रेफरल होता है। अब देखिए अनुशासन में निवारण की अहमियत होती है, बिल्कुल होगी साहब, इसका मतलब आप हेडिंग से ही समझ लेंगे, प्रिवेंशन। शिक्षक छात्रों को उचित स्नेह देकर यानी कि प्रेम से अच्छा अध्यापन करके तथा छात्रों की आवश्यकताओं एवं अभिरुचियों को समझकर शिक्षण करके छात्रों को अनुशासित रख सकते हैं। यानी कि अनुशासन में निवारण की अहमियत होती है का मतलब आपका ये है साहब। अब साहब आगे देखिए, अनुशासन में उद्देश्योन्मुखी यानी कि गोल ओरिएंटेड व्यवहार की भूमिका होती है। इसका अर्थ क्या है, मतलब यदि उद्देश्य उन्मुखी, ठीक है, उद्देश्य प्लस उन्मुखी ना, ओ प्लस उ का ओ हो गया, संधि हो गई, ठीक है, गोल ओरिएंटेड उद्देश्योन्मुखी यानी कि छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप उसके लक्ष्य से उसे अवगत करा देते हैं, कौन, शिक्षक, और लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करते हैं, तो छात्र स्वयं अनुशासित रहते हैं। अनुशासन में उद्देश्योन्मुखी व्यवहार की भूमिका होती है, मतलब यदि हम छात्रों का आने वाले भविष्य में क्या उनका लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति करने में कैसे सहायता कर मतलब कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसमें अगर शिक्षक अगर सहायता करे तो छात्र स्वयं ही अनुशासित हो जाएंगे। अनुशासन में रखने का मतलब केवल छात्र को मारना, पीटना, डांटना नहीं है, समझ गए। तो जो छात्र के टारगेट है वह किसी भी प्रकार का हो सकता है, पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है, किसी छात्र का सिंगिंग से रिलेटेड हो सकता है, किसी छात्र का ड्राइंग में हो सकता है, किसी का आर्ट एंड क्राफ्ट में हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग जैसे उनके लक्ष्य हैं उसके अनुसार शिक्षक का कार्य है उनको हेल्प करना। अब देखिए साहब अनुशासन की परिभाषाएं, तो इसको थोड़ा सा हम करते हैं। देखिए जेम्स एस रॉस के अनुसार क्या है, इतनी लंबी डेफिनेशन पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी मैंने क्यों लिखी होगी उस समय, मैं एग्जाम की जब हम तैयारी करते हैं तो उस समय इसलिए लिखी होगी ना, हम किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते हैं। उस समय ये लगता है, आपका भी एक अनुभव रहा होगा, थोड़ा सा मैं आपसे एक अनुभव शेयर करता हूँ अपना। मुझे ऐसा लगता था जब मैं नोट्स बनाता था कि कहीं मैं इस चीज़ को बुक से लिखना छोड़ रहा हूँ, कहीं यही वहाँ ना आ जाए, तो इसलिए हम छोड़ते नहीं है। और जिसको हम नहीं छोड़ते हैं ना उसको उसका हमको फ़ायदा ही होता है, क्योंकि तो हम उसको कॉपी में लिखे रहते हैं। तो अगर हम ज़्यादा लिखे रहते हैं, हम रिवीजन करते हैं, तो हमारी एक समझ विकसित होती है। और कितनी बार जो एक ऐसा रहता है कि यह परीक्षा में मतलब उसी के अंदर से परीक्षा में आपके क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जेएस रॉस की इतनी लंबी डेफिनेशन तो एग्जाम में आएगी नहीं। तो क्या आपको क्या लग रहा है कि आप इसको छोड़ दें, या मैं भी इसको भी आपके सामने लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तो नहीं पढ़ूँ? साहब ये एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन इस डेफिनेशन से हमारी बुद्धि का विकास होगा। अनुशासन पे हमारी बुद्धि में एक समझ, हमारे दिमाग में एक समझ बैठेगी, ठीक है। तो आप सर तो इसलिए छोड़ना नहीं है। तो जेएस रॉस के अनुसार देखिए क्या कहा इन्होंने, अनुशासन अपने आप में काफी विस्तृत धारणा है कहा, जो विद्यार्थी के चरित्र पर विद्यालय द्वारा डाले गए प्रभाव की ओर संकेत करती है। यानी कि अनुशासन में क्या होता है, विद्यार्थी के चरित्र पर वही प्रभाव पड़ता है जो विद्यालय द्वारा डाला जाता है, ठीक है। यह विद्यार्थी के केवल बाह्य व्यवहार तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि उसके व्यवहार की अंतः अभिप्रेरणाओं से भी इसका संबंध होता है। किसका, अनुशासन का। यानी कि अनुशासन, यहाँ से हम ये समझे कि अनुशासन केवल थोड़ी देर के लिए मार करके बच्चे को उस क्लास में चुपचाप बैठा करके बाह्य व्यवहार दिखाना नहीं होता है, उसके अंदर अंतः अभिप्रेरणा हो सकता है कि अच्छे अनुशासन से बच्चे के अंदर हमेशा के लिए एक पॉजिटिविटी आ जाए, बच्चा अनुशासित रहने लगे, घर में भी अनुशासित रहने लगे, टीचर को देख करके, टीचर के व्यवहार से, टीचर के आदर्श से, टीचर के समझाने से अंतः अभिप्रेरणा आएगी, तो वह जो डिसिप्लिन होगा छात्र में हमेशा के लिए रहेगा। तो यहां से भी आपको कुछ न कुछ समझ में आया होगा। जॉन डीवी साहब की डेफिनेशन कितनी बार डायरेक्ट पूछ ली जाती है। जॉन डीवी साहब क्या कहते हैं, वह व्यक्ति जो इस तरह प्रशिक्षित हो कि वह अपने कार्य या उत्तरदायित्व को भली भांति समझकर स्वेच्छा से इसके क्रियान्वयन में संलग्न रहे, अनुशासित व्यक्ति कहलाता है। यानी कि वह व्यक्ति जो इस तरह से प्रशिक्षित हो कि अपने कार्य और उत्तरदायित्व, जो यानी कि उस व्यक्ति के कार्य और उत्तरदायित्व है, उनको भली भांति समझकर
स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से उनके क्रियान्वयन यानी कि उन कार्यों को करने में लगे रहे अनुशासित व्यक्ति कहते हैं। जॉन डीवी साहब की डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है ये साहब जो डेफिनेशन है। यही क्वेश्चन 2021 के लेक्चरर एग्जाम में आया हुआ था, पेस्टोलॉजी साहब की डेफिनेशन। और मुझे इतना भी याद है, देखिए पढ़ने का जो फायदा होता है मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ पे शेयर करूंगा। अभी मेरे पास फिलहाल पेपर अभी है नहीं 2021 का, लेकिन मुझे याद इतना जरूर है, मैंने पेस्टोलॉजी और टीपी नन साहब की डेफिनेशन लिखी थी। और जब ये पेस्टोलॉजी साहब की डेफिनेशन आई थी कि अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए, यह किसने कहा, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था, उसमें टीपी नन भी एक ऑप्शन था। ठीक है, अब मैं घर से पढ़ के गया था, पहले पेस्टोलॉजी साहब की डेफिनेशन, फिर टीपी नन, अभी और भी हैं इसमें। अब हमने 8-10 डेफिनेशन पढ़ी थी, मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया, मैं बड़ा कंफ्यूजन में आ गया था वहां पर कि पेस्टोलॉजी थे या टीपी नन थे आगे नीचे। तो थोड़ा सा किस्मत सही रही, क्यों तो हम पढ़ने के बाद भी कंफ्यूजन होता है, हमने पेस्टोलॉजी को वहां पे टिक करा था। तो यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, आप स्क्रीनिंग एग्जाम का पेपर दे सकते हैं कि अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए, यह किसका कथन है। यह पेस्टोलॉजी साहब ने कहा है, ठीक है, यह किसकी परिभाषा है, पेस्टोलॉजी। फिर तो इसको ध्यान में रखिए, पहले पूछा जाएगा। अब टीपी नंद साहब की डेफिनेशन देखिए, इन्होंने कहा था अनुशासन का अर्थ अपने आवेगों तथा शक्तियों पर अंकुश लगाकर उन्हें इस प्रकार से नियमित अथवा नियंत्रित करना है कि जिससे अराजकता समाप्त हो एवं अकुशलता तथा अपव्यय के स्थान पर कुशलता और मितव्ययता लाई जा सके। आप समझ सकते हैं डेफिनेशन को, अगर मैं बहुत ज्यादा समझाऊंगा तो वीडियो काफी लेंदी हो जाएगी। तो यह टीपी नंद साहब की डेफिनेशन है, ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब की डेफिनेशन देखिए, हमने इतनी सारी लिखी थी, आई कौन सी, वो पेस्टोलॉजी। अब हो सकता है यहीं से कोई डेफिनेशन उठा ले, ठीक है, छोटी छोटी डेफिनेशन जनरली आती हैं, ठीक है। तो राधाकृष्णन जी ने कहा अनुशासन का उद्देश्य व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य जीवन में संतुलन स्थापित करना है। देखिए ये भी तो पूछी जा सकती है ना, छोटी छोटी डेफिनेशन ही अक्सर पूछी जाती हैं। तो अनुशासन का उद्देश्य व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य जीवन में संतुलन स्थापित करना है। अब बहुत से लोग ये सोचेंगे कि पिछली बार आयोग ने अनुशासन पर डेफिनेशन पूछ लिए तो इस बार नहीं पूछेगा। तो अब ऐसी धारणाएं को मत रखें, वह उनकी डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा पेस्टोलॉजी की, अब रिपीट तो नहीं करेगा, लेकिन ये डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं, नहीं भी पूछी जा सकती हैं लेकिन पूछी भी जा सकती हैं। आप इग्नोर मत कीजिएगा किसी भी चीज को साथ। अब देखिए एडम्स साहब की डेफिनेशन, अनुशासन वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति उचित रूप से व्यवहार करने की स्वाभाविक प्रेरणा प्राप्त करता है, ठीक है, यानी कि अनुशासन एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति उचित रूप से व्यवहार करने की स्वाभाविक प्रेरणा प्राप्त करता है। पढ़ने से ही समझ में आ जा रहा है। प्लेटो साहब ने क्या कहा देखिए, अनुशासन का अर्थ है आत्मा और शरीर के समग्र विकास के लिए नियमबद्ध और संयमित जीवन। कितनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी देखिए, अनुशासन का अर्थ है आत्मा और शरीर के समग्र विकास के लिए नियमबद्ध और संयमित जीवन। समझ गए। रूसो साहब ने क्या कहा देखिए, अनुशासन वह प्राकृतिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति बिना किसी बाहरी दबाव के अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करता है, ठीक है, ये रूसो साहब की डेफिनेशन है। ऐसी नेक्स्ट आगे चलिए, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, अनुशासन का अर्थ है आत्मनियंत्रण। यह एक ऐसा गुण है जो मनुष्य को अपनी इच्छाओं और कार्यों को मर्यादा में रखने की प्रेरणा देता है, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कहा। आपको दिमाग में हर किसी को रखना पड़ेगा, देखिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। गुड साहब ने क्या कहा, अनुशासन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी समूह या समाज में व्यक्ति के व्यवहार को आदर्श और सामाजिक मानकों के अनुसार ढाला जाता है। ये भी आप समझ सकते हैं। जॉन डीवी साहब ने कहा, देखो जॉन डीवी साहब की एक डेफिनेशन मैंने इससे पहले भी बोली, अभी बहुत से बुक में वो डेफिनेशन भी लिखी है और इस तरीके से भी डेफिनेशन लिखी है। देखिए वो भी है जो अभी 2 स्क्रीन पहले दी थी, ये भी है। इसमें जॉन डीवी कहते हैं अनुशासन वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य अपने सामाजिक और व्यक्तिगत दायित्वों को समझते हुए उचित कार्यों का चयन करता है। तो ये तो थी साहब डेफिनेशंस अनुशासन पर। अब हम विद्यालय अनुशासन और जो क्लास अनुशासन, कक्षा अनुशासन है, वो कहीं ना कहीं मिलता जुलता है।
तो जो विद्यालय अनुशासन में हम आपको बताएंगे वही कक्षा अनुशासन भी कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, उसके आगे सिद्धांत वगैरह धैर्य बनाए रखिए। आगे देखिए, विद्यालय अनुशासन का अर्थ विद्यालय के नियमों के अनुरूप आचरण से लिया जाता है। देखिए, विद्यालय अनुशासन का अर्थ यह है कि विद्यालय के जो नियम है उसके अनुरूप आचरण करना। विद्यालय अनुशासन में छात्रों को भी विद्यालय अनुशासन के अंतर्गत रहना होता है, विद्यालय के नियमों के अंतर्गत शिक्षकों को भी रहना होता है, कर्मचारियों को भी रहना होता है, और प्रधानाचार्य को भी रहना होता है। यानी कि विद्यालय के नियम सभी के लिए होते हैं, लेकिन सभी के लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन नियमों में सभी को रहना होता है। उसी को अनुशासन कहते हैं, यानी कि विद्यालय अनुशासन। यह आचरण किसी भी समाज की उसकी सांस्कृतिक प्रणाली से संबद्ध होता है। ठीक है, इस प्रकार विद्यालय में विद्यार्थियों से अपेक्षित व्यवहार उस समाज की अपेक्षित व्यवहार प्रणाली से प्रभावित होते हैं। यानी कि विद्यालय में विद्यार्थियों से अपेक्षित व्यवहार मीन्स डिजायरेबल बिहेवियर, कि उनका वांछित व्यवहार होना चाहिए। ठीक है साहब। अब इसके बाद से है एडम। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर एडम लिखा है, बुक में एडम लिखा था होगा उस समय, इसको आप एडम को आप लोग एडम्स कर लीजिएगा। ठीक है, तो एडम्स ने दार्शनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत विभिन्न दर्शनों के आधार पर, देखिए एडम्स ने किसके आधार पर दिया, दार्शनिक दृष्टिकोण, हाँ, यानी कि जिसको हम बोले फिलोसॉफिकल, फिलोसफी के अंतर्गत विभिन्न दर्शनों के आधार पर, विभिन्न फिलोसॉफी के आधार पर अनुशासन के संबंध में 3 प्रकार की विचारधाराओं का उल्लेख किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एडम साहब ने बताया, एक तो दमनात्मक अनुशासन, एक प्रभावात्मक अनुशासन जो आदर्शवादी सिद्धांत पर है, एक मुक्तयात्मक अनुशासन जो प्रकृतिवादी सिद्धांत पर है। दमनात्मक अनुशासन, इसको हम कठोर दंड कह सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एडम साहब ने कितने प्रकार के अनुशासनों का वर्णन किया दार्शनिक आधार पर, ये सीधे पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। तो साहब इसका आंसर हो जाएगा, एडम साहब ने दार्शनिक आधार पर 3 विचारधाराओं का उल्लेख किया। तीनों के बारे में अब हम आगे जानेंगे। देखिए साहब, क्या है दमनात्मक अनुशासन, क्या होता है। तो देखिए, दमनात्मक अनुशासन संबंधी विचारधारा के लोगों का मत था कि बालक स्वभावतः उद्दंड और शरारती होते हैं, समझते थे बालक को। उसकी उस उद्दंडता को दूर करने के लिए और अनुशासन में रखने के लिए कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। कितनी गलत बात है, लेकिन अनुशासन था ना। वे इस बात में विश्वास करते थे, कौन, जो दमनात्मक अनुशासन विचारधारा के थे, हाँ, कि डंडा हटाया कि बालक बिगड़ा। देखिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा में डंडा हटाया कि बालक बिगड़ा का संबंध किससे है पूछ लेगा, दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन और मुक्तयात्मक, तो ये हो जाएगा दमनात्मक अनुशासन। ठीक है, अर्थात बालक को अनुशासन में रखने के लिए कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। किसके अंतर्गत है, दमनात्मक अनुशासन। विद्यालयों में चांटे लगाना, घूसे मारना, कान ऐंठना, डंडे मारना, जो हम लोगों के टाइम पे होता था, मुर्गा बनाना, कौन कौन मुर्गा बने क्लास में याद कर लो भैया, उल्टा करके तो खैर किसी को नहीं टांगा होगा, आदि अनुशासन स्थापित करने के साधन थे। अपने दिनों को याद करिए, अगर कोई मुर्गा बना हो, ठीक है, अब तो कहाँ, अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है फिलहाल। तो दमनात्मक अनुशासन था साहब। कमेनियस ने इस प्रकार के विद्यालयों, अर्थात कमेनियस ने, ध्यान रखना, अब मुर्गे में ही ध्यान मत दो, कमेनियस ने इस प्रकार के विद्यालयों अर्थात दमनात्मक अनुशासन संबंधी विद्यालयों को कसाई खाना कहा है। क्या आपको ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट लग रहा है, नहीं लग रहा है? देखिए, बड़े ऑथेंटिक बुक से लिखा गया है फैक्ट। ठीक है, तो कमेनियस ने इस प्रकार के विद्यालयों, कौन से, जिस विद्यालय में दमनात्मक, या कमेनियस ने विद्यालय में दमनात्मक अनुशासन की स्थिति को क्या कहा है, कसाई खाना कहा है, ऐसे विद्यालयों को। ठीक है, अब देखिए प्रभावात्मक, अब दूसरा क्या था जो एडम्स ने बताया था, दमनात्मक समझ गए, यानी कि उसमें कठोर दंड था, समझ गए आप। प्रभावात्मक अनुशासन, यदि आप प्रभावात्मक अनुशासन के बारे में आगे नहीं पढ़े तो आप इसके बारे में नहीं समझ पाएंगे, पहले पढ़ना पड़ेगा, जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। चलिए आइए पढ़ते हैं। प्रभावात्मक अनुशासन में बालक दंड अथवा भय से नहीं, बल्कि शिक्षक के प्रति श्रद्धावश उनके आदर्शों का पालन करते हैं, यानी कि शिक्षक का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। हाँ, प्रभावात्मक अनुशासन मतलब प्रभाव पड़ता है, किसका पड़ता है बालक के ऊपर प्रभाव, शिक्षक का। देखिए, प्रभाववादी विचारधारा के अनुसार
बालक के ऊपर उसके शिक्षक का अधिक प्रभाव पड़ता है। तो वहां क्या आ जाएगा, देखिए आपके उसमें क्वेश्चन बन जाएगा, अनुशासन की प्रभावात्मक अनुशासन की धारणा के अनुसार बालक पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। पहला ऑप्शन शिक्षक का, दूसरा ऑप्शन समाज का, तीसरा ऑप्शन आपके पास कुछ भी बना देगा वो, ठीक है, समाज और शिक्षक दोनों का, और चौथा कोई भी ऑप्शन बन जाएंगे। तो ध्यान रखना, बालक के ऊपर शिक्षक का अधिक प्रभाव पड़ता है, समाज का तो पड़ता है लेकिन सबसे ज्यादा किसका, शिक्षक का, ठीक है। वहां ऑप्शन इस प्रकार से बना लेगा वो कि सबसे मतलब वहां पर आपका शिक्षक का मेन रहेगा, ठीक है। तो बालक में अनुशासन की भावना उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह अपने उत्तम चरित्र, आचार विचार विद्वता, आदर्श और व्यक्तित्व से उसे प्रभावित करे। कौन, शिक्षक, किसको, छात्र को। प्रभावात्मक अनुशासन में किसका प्रभाव पड़ता है छात्रों पर, शिक्षक के व्यवहार का, ठीक है। अब देखिए, प्रभावात्मक अनुशासन के अनुसार शिक्षक के व्यक्तित्व के साथ साथ विद्यालय का संपूर्ण वातावरण अनुकरणीय होना चाहिए। यानी कि विद्यालय के, हम कह सकते हैं कि विद्यालय के वातावरण का भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो किस किस का पड़ता है आप समझ गए, कि विद्यालय के वातावरण का हम कहेंगे, शिक्षक का कहेंगे, ऐसे उपरोक्त सभी ऐसे हमारे क्वेश्चन वहां पे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन प्रभावात्मक अनुशासन की यहाँ पर आप समझ गए होंगे, बाद में हम क्वेश्चन करेंगे इसके सॉल्व, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड, मुक्तयात्मक अनुशासन से क्या संबंध है, ठीक है। तो पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा। मनोविज्ञान ने मुक्तयात्मक सिद्धांत को प्रधानवादी कहा है, ठीक हो गया। इस सिद्धांत के अनुसार बालक को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, कह रहे हैं। स्वतंत्रता पूर्ण पर्यावरण में बालक के नैसर्गिक गुणों, रुचियों, प्रवृत्तियों और भावनाओं आदि को स्वतंत्र रूप से विकसित होने का अवसर मिलता है। यानी कि बालक को स्वतंत्र छोड़ दो तो बालक के जो अपने खुद के गुण हैं, उसकी रुचियां हैं, इंटरेस्ट है, उसकी प्रवृत्तियां, भावनाओं को स्वतंत्र रूप से विकसित होने का अवसर मिलता है। मुक्तयात्मक मतलब बालक को फ्री छोड़ दो ना, मुक्त कर दो। अब देखिए, मुक्तयात्मक अनुशासन में बालक में आत्म नियंत्रण की शक्ति उत्पन्न होती है, जो अंत में चलकर आत्म अनुशासन या वैयक्तिक अनुशासन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि छात्र को अगर फ्री छोड़ देंगे तो छात्र में सेल्फ डिसिप्लिन आ जाएगा, कह रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, मुक्तयात्मक अनुशासन को प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्रियों का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। प्रकृतिवादी विचारधारा, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद हमने सब पढ़ा है बीएड में। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा, प्रकृतिवादी जैसे मॉन्टेसरी तथा फ्रोवेन ने शिक्षा पद्धतियों में मुक्तयात्मक अनुशासन को ही महत्व दिया। मुक्तयात्मक अनुशासन के सिद्धांत को प्रधानता दिए जाने के फलस्वरूप आज विद्यालयों में शारीरिक दंड प्रायः समाप्त होता जा रहा है। आपको ध्यान रखना है, मुक्तयात्मक अनुशासन में क्या है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताऊं कि छात्रों को फ्री छोड़ दो, प्रकृति की गोद में छात्र खेलते रहे। प्रकृतिवादी सिद्धांत में है छात्र को उसकी रुचि के अनुसार काम करने दीजिए, छात्र को फ्री छोड़ दीजिए। एक बार की, यहाँ पे मैंने नोट्स में तो नहीं लिखा है लेकिन मुझे अभी ध्यान आ रहा है कि बीएड में हमारे सर ने हमको यह बताया था, ठीक है। हमारे जो प्रोफेसर साहब थे, काफ़ी अच्छे टीचरों का हमको मतलब उनसे पढ़ने का मौका मिला, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उन सर का नाम भी लेना चाहूँगा। मैंने गोपेश्वर से बीएड किया, पीजी कॉलेज गोपेश्वर से। तो वहाँ पे हमारे प्रोफेसर साहब थे सुशील बहुगुणा सर, जो हमको फिलॉसफी पढ़ाते थे, और वर्तमान में साहब कोटद्वार में प्रोफेसर हैं, सुशील बहुगुणा सर। तो उनका मैं छात्र रहा हूँ। तो उनकी क्लास में अक्सर सर की बड़ी कृपा रही हम पर। मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, अदरवाइज मत लीजिएगा। तो सर अक्सर हर क्लास में हमसे क्वेश्चन पूछते थे, तो उसी के कारण हमारी थोड़ा सा पेडागोजी हमको काफ़ी अच्छा लगता था, मुझे पेडागोजी में इंटरेस्ट था। तो बहुगुणा साहब ने क्लास में तभी हमको बताया था कि जब, मुझे अभी भी ध्यान है, रविंद्रनाथ टैगोर जी जब एक बार अपने छात्रों को प्रकृतिवाद जब सर एक्सप्लेन कर रहे थे तो छात्रों को पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पर एक पेड़ के पास पढ़ा रहे थे, एक पेड़ के नीचे छाया में बैठा करके छात्रों को पढ़ा रहे थे। तो तभी कोई आए रविंद्रनाथ टैगोर जी के पास, उन्होंने देखा कि कुछ छात्र क्या हैं,
पास की अलग जो पेड़ हैं उनकी शाखाओं में झूल रहे हैं या पेड़ों के पास खेल रहे हैं, उन मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कक्षा में जहाँ पर पढ़ा रहे थे वहाँ पे केवल 3-4 ही बच्चे थे जो उनसे पढ़ रहे थे, जो सुन रहे थे उनको। बाकी मैक्सिमम बच्चे पेड़ों में खेल रहे थे या अपने काम कर रहे थे। तो टैगोर साहब से जो वहाँ पे आए उन्होंने पूछा कि आपकी क्लास में कैसी पढ़ाई हो रही है, आपके तो मैक्सिमम छात्र वहाँ खेल रहे हैं, पेड़ों में लटक रहे हैं, और ये आप 3-4 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो टैगोर साहब ने क्या आंसर दिया? टैगोर साहब ने कहा, यही इसी बात से मैं भी आश्चर्य में हूँ कि जो 3-4 मेरे सामने बैठ करके मुझे सुन रहे हैं, आखिर ये मुझे क्यों सुन रहे हैं? मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही है कि जब मैक्सिमम बच्चे उतने वहाँ गए तो ये वहाँ क्यों नहीं गए? ये जो है मेरे दबाव में पड़ रहे हैं, मेरे दबाव के कारण यहाँ बैठे हैं, और मैं इसी सोच में बैठा हूँ कि ये मेरे पास आखिर बैठे क्यों हैं, ये क्यों नहीं गए। तो इसमें समझ सकते हैं आप, तो प्रकृतिवादी जो विचारधारा थी, तो ऐसी विचारधारा रविन्द्रनाथ टैगोर जी की थी। तो ये सब किसमें है साहब? मुक्त्यात्मक अनुशासन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो विद्यालय अनुशासन के उद्देश्य एवं लक्ष्य। तो देखिए अब विद्यालय अनुशासन में हमने तीनों को समझ लिया। जो एडम साहब ने कहा था, दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक एवं मुक्त्यात्मक, आप लोग भी समझ गए होंगे। ठीक, अब विद्यालय अनुशासन के उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? सबसे पहले उद्देश्य होता है साहब आत्मनियंत्रण की क्षमता का विकास करना। यानी कि विद्यालय अनुशासन का मुख्य उद्देश्य बालकों में आत्मनियंत्रण का शील गुण, जिसको हम ट्रेड कहते हैं, विकसित करना होता है। तो अनुशासन का उद्देश्य आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल का गुण विकसित करना है तथा उन्हें आत्म अनुशासित यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन कर देना होता है। विद्यालय अनुशासन का उद्देश्य और लक्ष्य देखिए, ताकि वे अपने आप को इस योग्य बना सकें कि वातावरण की आवश्यकता के अनुसार एवं समाज के मानकों के अनुकूल व्यवहार करने में हर परिस्थिति में सक्षम हों। ठीक है, तो एक अब समझ गया आप, आत्मनियंत्रण क्षमता का विकास करना। दूसरा उद्देश्य देखिएगा साहब, व्यवहार संबंधी समस्याओं का निवारण, विद्यालय अनुशासन का उद्देश्य। यानी इसमें क्या होता है, शिक्षक उचित शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से शिक्षण को रोचक बनाकर तथा छात्रों की आवश्यकताओं एवं अभिरुचि के अनुरूप व्यवहार करके उनमें किसी प्रकार की शरारत या व्यवहार संबंधी समस्या उत्पन्न करने का मौका ही नहीं दे सकते। यानी कि या नहीं देते हैं यदि शिक्षक ना टीएलएम अच्छा यूज करें, ठीक है, और छात्रों की इंटरेस्ट के हिसाब से टीचिंग करें, तो छात्र क्लास में अच्छे से टीचर को सुनेंगे। नहीं तो कोई छात्र पीछे से एक दूसरे को चौक मारेगा, कोई एक दूसरे को कागज फेंकेगा। कब करेंगे छात्र ऐसा? यानी अनुशासनहीनता है, कक्षा अनुशासनहीनता है कब? इसका मतलब जो टीचर की जो टीएलएम का यूज है वो प्रॉपर नहीं है, छात्रों की अभिरुचि के अनुरूप शिक्षण नहीं हो रहा है, छात्रों की रुचियों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, इसलिए कक्षा में अनुशासन प्रॉपर नहीं है। तो देखो, मारना ही केवल छात्रों को डांटना ही थोड़ा सॉल्यूशन है। शिक्षक की शिक्षण विधि अच्छी होनी चाहिए, टीचिंग शुड बी इंटरेस्टेड। ठीक है, अब देखिए साहब, छात्रों में उत्तम आचरण उत्पन्न करना, यानी कि छात्रों का आचरण व्यवहार उत्तम हो, छात्र कक्षा के अंदर और बाहर अनुशासित रहें, ये भी उद्देश्य है। ठीक, अब है साहब उदार मनोवृत्ति का विकास, ये भी विद्यालय अनुशासन का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत क्या है देखिए, विद्यालय अनुशासन का उद्देश्य छात्रों में माता पिता, शिक्षकों, विद्यालय के कर्मचारी एवं अधिकारियों तथा समाज में अपने से छोटे तथा बड़ों के प्रति सम्मान की भावना का विकास करना है। यह भी विद्यालय अनुशासन का उद्देश्य है कि उदार मनोवृत्ति का विकास। आप ये सब हेडिंग को कम से कम आप अपने दिमाग में रखें। देखिए, छात्रों की वास्तविक जिंदगी में खुशी उत्पन्न करना, यानी कि इसमें क्या है, छात्रों में आत्म नियंत्रण एवं आत्म अनुशासन का गुण विकसित करके एक सफल खुशी जीवन व्यतीत करने में मदद करना है। किसका? छात्रों। वास्तविक जिंदगी में खुशी कब आएगी? देखिए, छात्रों में अगर आत्म नियंत्रण और आत्म अनुशासन अगर विद्यालय के द्वारा यह डेवलप कर दिया जाए, तो छात्र हमेशा अपनी जिंदगी में, अगर हमेशा, ऐसा नहीं केवल जब तक वो विद्यालय में है, हमेशा अगर वो सेल्फ डिसिप्लिन रहे तो वह एक अच्छा नागरिक बनेगा और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेगा, क्योंकि तो अपने लाइफ में वो कुछ ना कुछ अचीव करेगा साहब।
अब इसके बाद आता है साहब अनुशासन के उद्देश्य, तो हमने आपको ये बताए। अब अनुशासन के कुछ सिद्धांत भी होते हैं, उनको भी देखिए। देखिए साहब, अनुशासन की स्थापना कुछ आधारभूत नियमों पर आधारित है। आजकल जनतांत्रिक युग में बाह्य की अपेक्षा आंतरिक व्यवस्था को श्रेयस्कर समझा जाता है। तो देखिए अनुशासन के प्रमुख सिद्धांत, मतलब यहाँ पे जो मैंने लाइन पढ़ी आप उसका मतलब समझे, यह है कि जनतांत्रिक युग में बाह्य की अपेक्षा आंतरिक व्यवस्था, आंतरिक व्यवस्था मतलब छात्र को हम डिजायरेबल परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, छात्र के व्यवहार में परमानेंट वांछनीय परिवर्तन ही क्या है आपका सीखना है। यानी कि हम छात्र को ऐसा बना दें कि वह दिल से अच्छा व्यवहार करने लगे, अंदर से मोटिवेट हो, अंदर से उसमें आंतरिक रूप से डिसिप्लिन आए। तो ठीक है, तो कक्षा अनुशासन के सिद्धांत देखिए। नंबर पहला आत्मनियंत्रण। तो इसमें क्या है सर, यदि बालकों में यह भावना उत्पन्न कर दी जाए तो वे अपने आप पर नियंत्रण रखकर कोई अवांछनीय कार्य नहीं करेंगे। अनुशासन का सच्चे अर्थों में हृदय से पालन करेंगे। कब? जब वो सेल्फ कंट्रोल्ड हो जाए छात्र। दूसरा, स्नेह अथवा प्रेम की भावना का विकास, ये भी अनुशासन का सिद्धांत है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है साहब, स्थायी अनुशासन कायम रखने के लिए बालकों में प्रेम की भावना को लाया जाए, यानी कि स्नेह की भावना। इस गुण से शिक्षकों व विद्यार्थियों में स्नेह भाव कायम होगा। यानी कि हम इसको ऐसे बोलें, शिक्षक और छात्रों के बीच में आपके मधुर संबंध होने चाहिए। तीसरा सिद्धांत होता है मानवीय गुणों के प्रति आदर। छात्र छात्राओं में अमानवीय कार्यों के प्रति, अमानवीय देखिए, अमानवीय कार्यों के प्रति घृणा उत्पन्न करके छात्रों को ऐसे उदाहरण दिए जाएं कि जो अमानवीय कार्य हैं उनके प्रति उनकी निगेटिव सोच को डेवलप किया जाए, अमानवीय कार्यों के प्रति, ठीक है। और मानवीय सद्गुणों के प्रति आदर जागृत करना ही अनुशासन का प्रधान लक्ष्य है। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, पूर्ण विराम आ जाएगा, ठीक है। तो मानवीय गुणों के प्रति आदर विकसित करना छात्रों में, ये भी सिद्धांत है। परंपरागत अनुकूल वातावरण, ये भी एक सिद्धांत है। परंपरागत अनुकूल वातावरण जब आप अंदर नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए अनुशासन परंपरागत रखा जाए ताकि नवीन छात्र स्वयं अनुशासन में रहना सीखें और बालकों को यह भी अनुभव न हो कि वह किस प्रकार के नियंत्रण में है। यानी परंपरागत अनुकूल वातावरण में जैसे कोई विद्यालय है, वहां के जो रूल रेगुलेशन है तो उसको हमेशा के लिए बनाए रखा जाए, उनको तोड़ा न जाए। यदि वो सही है तो, यदि कहीं पर गलत है तो तब तो चेंजेस करने चाहिए, यदि सही है तो उनको ऐसे ही रखा जाए। जैसे क्लास 6 में अगर कोई इंटर कॉलेज है, वहां पे क्लास 6 में जब बच्चे आते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, वह खुद ही देखते हैं कि स्कूल में कैसे रूल रेगुलेशन है। यदि पहले से और बच्चों के लिए रूल रेगुलेशन है तो क्लास 6 के बच्चे भी 2-3 दिन में ही स्कूल के रूल रेगुलेशन को समझ जाते हैं, ठीक है। तो परंपरागत अनुशासन को मेंटेन किया जाए ताकि नवीन छात्र स्वयं अनुशासन में रहना सीखे। समझ गए होंगे आप, ठीक है। इनकी ट्रेडिशनल वाली बात थी। सुरक्षा की भावना, बालक में यह भाव जागृत करना चाहिए कि नियम आदि उनकी सुरक्षा के लिए। किन की सुरक्षा? छात्र छात्राओं की। ये सब अनुशासन के सिद्धांत हैं साहब। दंड का बहिष्कार, ठीक है, यानी कि दंड किसी भी बुरे कार्य को करने से रोकता है, रोकता है। ये मैंने आपको शुरू में ही बोला था, देखिए आगे, परंतु उसमें कोई गुण उत्पन्न नहीं कर सकता है। काम करने से तो रोक देगा यदि आप किसी को पनिशमेंट देते हैं। दंड द्वारा किसी के व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर सकते हैं, भयभीत अवश्य कर देते हैं। अतः अनुशासन व्यवस्था में दंड का आश्रय नहीं लेना चाहिए, जबकि क्या लेना चाहिए? साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से छात्रों को समझाना चाहिए, उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए कि और रूट कॉज पर जाना चाहिए। यदि छात्र ने कोई अवांछित व्यवहार करा है, गलत व्यवहार किया, तो उसने क्यों किया और उस पर उसकी काउंसलिंग की जाए। केवल थप्पड़ लगा देना, मार देना, ये सॉल्यूशन नहीं। नंबर देखिए, अगला जो सिद्धांत है, विद्यालय अनुशासन सामाजिक अनुशासन का प्रथम सोपान है। यानी कि शिक्षा बालक को भावी समाज के लिए तैयार करती है, इसलिए बालकों में सहयोग की भावना बढ़ानी चाहिए। मतलब समाज में अनुशासन से पहले छात्र का यदि विद्यालय में अगर अच्छा अनुशासित है तो वह समाज में भी अच्छा अनुशासन रखेगा। अनुशासन विभिन्न सुविधाओं की पृष्ठभूमि है। मीन्स अनुशासन अनुशासन के लिए नहीं होता केवल,
मानवीय पृष्ठभूमि का निर्माण भी करता है। इसके अंतर्गत रक्षा की व्यवस्था, आदर्श अध्यापक, प्रधानाध्यापक और सामाजिक अनुशासन की बातें भी आती हैं। तो आप समझ रहे होंगे ये अनुशासन के सिद्धांत हैं साहब। फिर देखिए अनुशासन में और किसका फर्क पड़ता है। विद्यालय समय सारणी या योजना का सिद्धांत कह रहे हैं, यानी कि अनुशासन को ध्यान में रखते हुए अथवा अनुशासन के द्वारा ही विद्यालय में योजना व समय विभाजन चक्र बनाया जाता है, यानी कि टाइम टेबल बनाया जाता है। यानी कि अगर स्कूल में टाइम टेबल होता है ना, प्रॉपर एक अच्छा टाइम टेबल हो कि सारी क्लासें एक साथ चल रही हो, तो छात्रों को अनुशासनहीनता का मौका ही नहीं मिलेगा। तो समय सारणी का भी फर्क पड़ता है देखिए अनुशासन पर। इसके अभाव में विद्यालय में अराजकता फैलने का भय होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप एक अच्छी से तैयारी कीजिए और आप सिलेक्शन लीजिए, तो आप कहीं ना कहीं देखिए समझ रहे हैं आपके अंदर जब आप टीचर बनेंगे तो केवल क्लास में गए और अपने सब्जेक्ट को पढ़ा दिया, बच्चों को आ गया, क्वेश्चन आ गया, वह उसको हम एक पूरा परफेक्ट टीचर नहीं कहेंगे। क्यों, तो हमको देखिए विद्यालय में आकर के इतनी चीज़ें जो आ रही है, छात्रों के अनुशासन के लिए टाइम टेबल प्रॉपर होना चाहिए, हमको बहुत कुछ कार्य करने होते हैं, ठीक है। और हर कार्य के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठता हमको समझनी चाहिए, ठीक है। तो अनुशासन और समाज, समाज में अनुशासित व्यक्तियों की ओर ही सबका ध्यान केंद्रित रहता है। अनुशासित व्यक्ति ही अपने जीवन में सफल होते हैं। यानी कि समाज का अनुशासन का समाज के साथ जुड़ना भी एक सिद्धांत है। तो ये अनुशासन के कुछ सिद्धांत थे, इनको आपने यहाँ पे देखा। अब आते हैं साहब विद्यालय अनुशासन को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि विद्यालय अनुशासन को कौन प्रभावित करता है। देखिए आपको अभी पता चलेगा, पाठ्यक्रम का भी फर्क पड़ता है। देखिए आगे, अनुशासन कई कारकों द्वारा प्रभावित होता है। विद्यालय में छात्रों के अनुशासन को प्रभावित करने वाले कारकों को मूलतः दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है सर औपचारिक कारक यानी कि फॉर्मल, एक होता है अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल। यानी कि अनुशासन को प्रभावित किन किन चीजों से विद्यालय का अनुशासन प्रभावित होता है, इफेक्टेड होता है, उसके लिए कुछ औपचारिक कारक हैं कह रहा है, कुछ अनौपचारिक कारक हैं कह रहा है। यहाँ पर देखिए अब औपचारिक कारक क्या है जरा देखते हैं। औपचारिक कारक से तात्पर्य उन कारकों से होता है जिनका संबंध पाठ्यक्रम, शिक्षालय यानी कि विद्यालय तथा उसके वातावरण से प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि डायरेक्ट जो इफेक्ट करेगा वह औपचारिक हो गया। अतः कक्षा में छात्रों के अनुशासन पर इन कारकों का सीधा प्रभाव पड़ता है। तो कौन से ऐसे कारक हैं जरा देखते हैं। देखिए औपचारिक कारक जो अनुशासन को प्रभावित कर रहे हैं। तो औपचारिक कारक निम्न है। नंबर एक, पाठ्यक्रम। देखो कितनी बड़ी बात आ रही ना, वहां आएगा कि विद्यालय अनुशासन को निम्न में से प्रभावित आपका नहीं करता है। तो नहीं करता में है में जैसे पाठ्यक्रम आएगा तो आप सोचोगे पाठ्यक्रम से अनुशासन कहाँ प्रभावित होगा। ये आप पाठ्यक्रम नहीं करता में पाठ्यक्रम को टिक कर दोगे, वहां एक ऑप्शन आएगा पाठ्यक्रम, छात्र का व्यवहार, शिक्षक का व्यवहार, ठीक है। एक ऐसा आएगा जो रियल में जिसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन पाठ्यक्रम भी आपको ऐसा लगेगा कि इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता हो, पड़ता है। देखिए अब वो भी औपचारिक कारक है विद्यालय अनुशासन को प्रभावित करने में। देखिए कैसे, छात्रों को अनुशासित बनाने में पाठ्यक्रम का सीधा प्रभाव पड़ता है। देखिए अनुशासित करना है छात्रों को और पाठ्यक्रम का प्रभाव हमने नहीं पढ़ा होगा तो हम सोचेंगे भी नहीं कितनी बार, थोड़ा सा समझ होनी बहुत जरूरी है। देखिए यदि पाठ्यक्रम छात्रों के बौद्धिक स्तर, अभिरुचि यानी कि सिलेबस है ना, छात्रों के बौद्धिक स्तर, अभिरुचि यानी कि उनके इंटरेस्ट एवं अभिक्षमता के अनुकूल होता है, यानी कि जितना छात्र पढ़ सकते हैं उनकी कैपेसिटी के अनुरूप होता है, तो छात्र अपने आप को उस पाठ्यक्रम में काफी व्यस्त रखते हैं और उनको कोई दुर्व्यवहार करने का मौका ही नहीं मिलता है। अगर इसके अपोजिट हो, देखो मैंने लिखा नहीं है, इतना ही समझना है। यदि पाठ्यक्रम ऐसा बना जाए जो छात्रों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग नहीं है, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, क्लास मान लीजिए आप क्लास 6 में, क्लास 12th लेवल, क्लास 10th में ही हम या 8th में क्लास 11th लेवल के क्वेश्चन अगर रख दिए जाए, या क्लास 10th में क्लास 12th लेवल की फिजिक्स रख दी जाए, तो छात्रों का मेंटल लेवल, बौद्धिक स्तर तो नहीं है ना। 10th क्लास में उनकी एज अलग होगी, 12th लेवल की फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, कोई अदर सब्जेक्ट मैथ्स नहीं पढ़ सकते, इंग्लिश नहीं पढ़ सकते। तो यदि ऐसा सिलेबस होगा तो छात्र पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए क्या करेंगे, क्लास में अनुशासनहीनता करेंगे। तो पाठ्यक्रम का भी प्रभाव पड़ता है, ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट ओरिएंटेड।
ठीक है। अब देखिए अध्यापन विधि, औपचारिक कारक जो अनुशासन को प्रभावित करता है। यदि शिक्षक द्वारा अपनाई गई शिक्षण विधि रोचक होगी तो छात्र रुचि लेंगे एवं स्व अनुशासित रहेंगे, अन्यथा छात्र ऊब जाएंगे एवं अनुशासनहीनता करेंगे। तो विद्यालय अनुशासन कहें या कक्षा अनुशासन कहें, दोनों है। तो अध्यापन विधि का भी प्रभाव पड़ता है। शिक्षक के शील गुण, ट्रेड्स, विद्यालय में छात्रों के अनुशासन पर शिक्षक के शील गुण एवं व्यवहार का पूरा असर पड़ता है। यदि शिक्षक में ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, छात्रों में भेदभाव न बरतने की प्रवृत्ति आदि शील गुण होते हैं तो छात्र काफी अनुशासित रहते हैं और शिक्षकों की कद्र भी करते हैं। यानी कि शिक्षकों के शील गुण का भी विद्यालय अनुशासन में प्रभाव पड़ता है। चौथा देखिए साहब, उचित पुरस्कार एवं दंड, उचित दंड। स्किनर के अनुसार यदि छात्रों को विद्यालय में किए गए उचित व्यवहारों के लिए पुरस्कार तथा दुर्व्यवहारों के लिए दंड दिया जाए तो इससे छात्रों में अनुशासन की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। ये पूछा जा सकता है किसने कहा कि यदि छात्रों को विद्यालय में किए गए उचित व्यवहार के लिए पुरस्कार तथा दुर्व्यवहारों के लिए दंड दिया जाए तो इससे छात्रों में अनुशासन की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। ये पूछा जा सकता है किसने, स्किनर ने कहा है, ध्यान दीजिए। तो देखिए इसका मतलब पुरस्कार और दंड का भी प्रभाव पड़ता है अनुशासन में। पुरस्कार देंगे तो छात्र अधिक अनुशासित रहेंगे। कक्षा का भौतिक वातावरण, देखिए यदि कक्षा में रोशनी यानी कि लाइट, हवा, छात्रों की संख्या, बैठने के लिए आरामदेह बेंच, कुर्सी एवं डेस्क आदि का पर्याप्त प्रबंध होता है तो छात्र अनुशासन में रहते हैं। परंतु इन सुविधाओं के नहीं होने से छात्र अनुशासनहीनता करते हैं। यानी कक्षा के भौतिक वातावरण का भी साफ प्रभाव पड़ता है किसमें, विद्यालय या कक्षा अनुशासन में। फिर अगला है पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन। जिस विद्यालय में छात्रों का ठीक ढंग से देखरेख एवं पर्यवेक्षण किया जाता है वे विद्यालय उचित अनुशासन बनाए रखने में सक्षम होते हैं। तो आप अपने दिमाग में रखिए ना किन किन चीजों का फर्क पड़ता है। ये आपसे अगर आप समझ डेवलप कर लेंगे तो आप क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, ठीक है। फिर ऐसा विद्यालयों में छात्र संख्या, तो इसका भी अनुशासन पे प्रभाव डेफिनेटली पड़ेगा। देखिए क्या है, यदि जिन विद्यालयों में छात्रों की संख्या मानक के अनुरूप होती है अर्थात शिक्षक छात्र अनुपात, टीचर स्टूडेंट रेशियो उचित होता है, वहां के छात्र अधिक अनुशासित होते हैं। यदि बहुत अधिक छात्र संख्या होगी, मानक से अधिक होगी, तो अनुशासनहीनता होगी। तो देखिए पाठ्य पुस्तक का भी प्रभाव पड़ता है। देखिए विनर एवं रिपेन के अनुसार यदि पाठ्य पुस्तकों में तथ्यों को यथार्थ ढंग से सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है तो छात्र उसे पढ़ने में रुचि दिखाते हैं एवं साथ ही स्व अनुशासित रहते हैं। यानी कि पाठ्य पुस्तकों का भी प्रभाव पड़ता है अनुशासन में। ये औपचारिक कारक थे सब। अब आगे साहब विद्यालय अनुशासन को प्रभावित करने वाले अनौपचारिक कारण। अनौपचारिक कारण मतलब ये विद्यालय के अनुशासन या कक्षा के अनुशासन को प्रभावित तो करेंगे लेकिन ये डायरेक्ट नहीं जुड़े होंगे, ये इनडायरेक्टली करेंगे, ठीक है। तो अनौपचारिक कारकों से तात्पर्य उन कारकों से होता है जिनका संबंध शिक्षा से परोक्ष रूप से होता है, जिनका संबंध शिक्षा से परोक्ष रूप से होता है, परंतु वे छात्रों के व्यवहारों को यहाँ पर प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है। हाँ, परोक्ष का मतलब इनडायरेक्ट समझना, ठीक है। तो परंतु वे छात्रों के व्यवहारों को पर्याप्त मात्रा में प्रभावित करते हैं। तो किसका पड़ता है, देखो अनौपचारिक कारक है। देखो घरेलू वातावरण, यदि छात्र का डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा, यदि घरेलू वातावरण अगर उचित या अच्छा होगा तो छात्र अनुशासित रहेगा विद्यालय में भी। यदि छात्र के घर का वातावरण, घरेलू वातावरण अनुचित होगा तो छात्र स्कूल में भी अनुशासनहीन जरूर रहेगा, कुछ उसका क्यों तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरा देखिए और अनौपचारिक कारक क्या है, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति। देखिए परिवार की अगर समाज में वो परिवार का अच्छा व्यवहार है, अच्छी स्थिति है तो छात्र भी स्कूल में अनुशासित रहेंगे। यदि परिवार का भी समाज के प्रति अनुशासन नहीं है, अच्छा व्यवहार नहीं है तो छात्र भी विद्यालय में दुर्व्यवहार करेगा। तो पास पड़ोस का भी बहुत फर्क पड़ता है। यदि छात्र के जो चारों ओर का एनवायरनमेंट अच्छा है तो विद्यालय में भी अच्छा रहेगा। यदि छात्र की संगति अच्छी नहीं है तो विद्यालय में अनुशासित रहेगा। जैसे भी पहले से कहा भी जाता था कि किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर उसके बारे में यदि आपको जानना है तो आप उसके दोस्तों के बारे में जान लीजिए, ठीक है, उसके फ्रेंड्स के बारे में जान लीजिए,
तो आप उस व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ता है। साथीगण देखिए आ गया ना, साथीगण फ्रेंड्स, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इनडायरेक्टली। सामाजिक मानक, ठीक है, सोशल स्टैंडर्ड्स, तो इनका जो है समाज हो गया, पास पड़ोस हो गया, बच्चे का फ्रेंड सर्कल कैसा है, छात्र का घरेलू वातावरण, जैसे कोई छात्र अनुशासनहीनता करता है तो हम नहीं बोलते हैं कि उनके अभिभावकों से कि स्कूल में ऐसा करता है तो इसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, ये सब चीजें। ठीक है, अनौपचारिक कारक थे। अब इसके बाद से अनुशासनहीनता के प्रकार देखिए सब, टाइप्स ऑफ इनडिसिप्लिन। तो क्या क्या प्रकार होते हैं? विद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा होने वाली विविध प्रकार की अनुशासनहीनता की आम घटनाएं इस प्रकार है। विद्यालय अधिनियमों की अवमानना करना, देखिए अनुशासनहीनता के प्रकार हैं। विद्यालय के नियमों को न मानना छात्रों के द्वारा, शिक्षकों की अवमानना करना, विद्यालय में विलंब से आना, नियम विरुद्ध व्यवहार, बहुत सरल सी चीजें हैं। विद्यालय में प्रार्थना सभा व कक्षाओं में शोर करना, देखिए ना अनुशासनहीनता के प्रकार तो है। विद्यालय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, भद्दे मजाक या गाली गलौज करना, विद्यालय शुल्क अदा न करना, परीक्षा में नकल करना, साथियों के साथ मारपीट करना। इसमें मैंने ज्यादा टाइम नहीं लगाया क्योंकि तो ये आप बिना पढ़े भी बता सकते हैं। अब देखिए आगे, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 1958 से 1964 के मध्य होने वाली अनुशासनहीनता की 1237 घटनाओं को 554 विश्वविद्यालयों, 67 कॉलेजों तथा 513 विद्यालयों से एकत्रित किया। यानी भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अनुशासन पे काम कब करा? 1958 से 1964। तो क्या करा इसके बाद? इस अनुशासनहीनता की घटनाओं को मुख्य रूप से निम्नलिखित 5 भागों में विभाजित किया। क्या अनुशासनहीनता होती है? तो एक तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने, हाँ, एक तो शैक्षिक अनुशासनहीनता संबंधी, ठीक है, अनुशासनहीनता की घटनाएं कौन कौन सी होंगी? शैक्षिक अनुशासनहीनता संबंधी यानी कि पढ़ने में। दूसरा, शिक्षकों में अपर्याप्त संबंध, टीचर्स के आपस में संबंध अच्छे न होना, देखिए। तीसरा, अयोग्य शिक्षक या विद्यार्थी परस्पर संबंध, शिक्षक अच्छे न हो, अयोग्य है और विद्यार्थियों के आपस में संबंध। राजनीतिक संगठनों के हस्तक्षेप संबंधी, राजनीतिक संगठनों का भी हस्तक्षेप रहता है अक्सर कॉलेजों में ज्यादा। विविध समस्या, ठीक है। तो भारत सरकार ने 5 बताए, इसको भी ध्यान में रखना। अब देखिए अनुशासनहीनता के संभावित कारण आते हैं, तो इसको भी आपको देखिए। अनुशासनहीनता के कारण और निवारण पर अब हम बात करेंगे। तो अनुशासनहीनता के कारण देखिए साहब, प्रसिद्ध शिक्षाविद तथा विचारक डॉक्टर के.जी. सैयदन के अनुसार विद्यार्थी अनुशासनहीनता के प्रमुख 4 कारण बताए उन्होंने। एक तो विद्यार्थियों में असंतोष की भावना, दूसरा अध्ययन में पर्याप्त रुचि का अभाव, तीसरा विद्यालयों तथा कॉलेजों में विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या, और चौथा राजनीतिज्ञों द्वारा अशोभनीय उदाहरणों को प्रस्तुत करना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डॉक्टर के.जी. सैयदन ने विद्यालय अनुशासन के प्रमुख कितने कारण बताए? तो साहब कितने बताए हैं? 4 कारण बताए हैं आपके सामने। फिर अगला है, भारतीय सेना के भूतपूर्व जनरल करियप्पा, मैं तो कटप्पा करके याद करता था ठीक है। भारतीय सेना के भूतपूर्व जनरल करियप्पा के अनुसार बढ़ते हुए विद्यार्थी अनुशासन के मुख्य कारण। देखो इन्होंने वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली बताया कि शिक्षा प्रणाली छात्रों की रुचि के अनुसार नहीं है। शिक्षकों में नेतृत्व का अभाव है, यानी कि ये भी आप ही समझ लो, ये भी कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता के कारण है। कौन सी? दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। इनके नाम से न पूछे तो वैसे याद कर लो। शिक्षकों में नेतृत्व का अभाव, बढ़ती आर्थिक कठिनाइयां भी हैं, और समाज में व्याप्त सामान्य आदर्शवादिता का अभाव। ठीक है। अब देखिए साहब आगे, भूतपूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री वी.के.आर.वी. राव के अनुसार विद्यार्थी अनुशासनहीनता के कारण सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक समस्याओं से प्रभावित हैं। यानी कि विद्यार्थी अनुशासनहीनता के कारण किस किस से? तो यह किसने कहा, ये पूछा जा सकता है आपने आपसे। भूतपूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं वी.के.आर.वी. राव जी रहे, उनके अनुसार यानी कि विद्यार्थी अनुशासनहीनता के कारण सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक समस्याओं से प्रभावित है, जिनका अध्ययन कर कारणों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब है कोठारी शिक्षा आयोग 1964 से 1966 जो था, ने अनुशासनहीनता के कारणों का विश्लेषण कर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। कोठारी आयोग ने क्या क्या कहा है, ध्यान रखिए। युवाओं में अनिश्चित भविष्य के भय के कारण असंतोष व्याप्त है, यानी कि परिणाम स्वरूप उनमें
दायित्वहीनता उभर रही। ये भी अनुशासनहीनता का कारण बताया कि अनिश्चित भविष्य के भय के कारण असंतोष व्याप्त है। ठीक है, कि उनको पता ही नहीं हमारी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, हम सफल हो पाएंगे जिंदगी में नहीं हो पाएंगे, ये बहुत सारी चीजें। दूसरा, आम जनजीवन में अनुशासनहीनता की बढ़ती प्रवृत्ति, आम जनजीवन में और प्रौढ़ों में नागरिक चेतना का अभाव भी छात्र अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी है। तीसरा, शिक्षकों की राजनीति व गुटबाजी अनुशासनहीनता को बढ़ावा देती है। किसने कहा है? यह कोठारी आयोग ने कहा है, ध्यान देना। फिर अगला, राजनीतिक पार्टियों का विद्यालय और कॉलेजों के कार्यकलापों में हस्तक्षेप अनुशासनहीनता को बढ़ाता है। यानी कितनी बार राजनीतिक पार्टियां भी क्या करती हैं, कॉलेज में जैसे चुनाव होते ना, तो वहां पर अपना हस्तक्षेप करती है। शिक्षक विद्यार्थी संबंधों में गिरावट आ रही है अनुशासनहीनता के कारणों में। अनुशासनहीनता को दृढ़ता के साथ मिटाने के लिए प्रधानाध्यापकों में कल्पना शक्ति और कौशल का अभाव है, ये भी कहा जा रहा है। और विद्यालयों में विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या के अनुपात में अपर्याप्त सुविधाओं के कारण अध्ययन व अधिगम परिस्थितियां प्रभावी होती हैं और पाठ सहगामी प्रवृत्तियों का यांत्रिक तरीके से बिना पूर्व तैयारी के अकुशल आयोजन होता है। यह कोठारी आयोग ने बताया अनुशासनहीनता के कारण। अब हम शॉर्ट में देखें अनुशासनहीनता के तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, एक तो दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था है, योग्य एवं आदर्श शिक्षकों का अभाव, यह भी अनुशासनहीनता का कारण है। आर्थिक कठिनाइयां हैं साहब, विद्यार्थियों में अध्यापकों में निकट संपर्क की कमी है, विद्यार्थियों और अध्यापकों में। राजनीतिक दल और विद्यार्थियों का संबंध, अनुशासन के महत्व के प्रति अज्ञानता छात्रों में। सह शिक्षा को एजुकेशन, यानी कि जहां पर लड़के लड़कियां एक ही स्कूल में पढ़ती हैं, सह शिक्षा को भी अनुशासनहीनता का कारण माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्यों तो छात्र कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता करते हैं। अत्यधिक छात्र संख्या, वर्तमान उद्देश्यहीन शिक्षा, ठीक है, अध्यापकों एवं अभिभावकों में संपर्क का अभाव, यानी कि टीचर और पेरेंट्स में। समाज में निम्न कोटि का नैतिक स्तर, उचित पथ प्रदर्शक का अभाव, उपयुक्त पाठ्यक्रम एवं सहगामिनी क्रियाओं का, यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज का अभाव, ये सब क्या है अनुशासनहीनता के कारण है। अब अनुशासनहीनता निवारण या समाधान के उपाय, तो देखिए समाधान के लिए क्या उपाय है, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। शैक्षिक साहित्य में अनुशासनहीनता के निवारण के लिए 5 आयाम सुझाए, ठीक है, एजुकेशनल जो हमारा लिटरेचर है उसमें। तो एक तो है प्रतिकारी आयाम, यानी कि रेट्रीब्यूटिव अप्रोच। दूसरा दंडात्मक आयाम, वेंडिकेटिव आपका अप्रोच। उदाहरणात्मक आयाम, एग्जाम्पलरी अप्रोच। सुधारात्मक आयाम, रिफॉर्मेटिव अप्रोच। और निरोधात्मक आयाम, प्रिवेंटिव अप्रोच। यानी कि जो शैक्षिक साहित्य है साहब, उसमें अनुशासनहीनता के लिए कितने आयाम हैं, ये 5 हैं। इनमें क्या क्या होता है थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस इसको करते हैं। देखो, प्रतिकार आपसे पूछ लेगा अनुशासन निवारण संबंधी प्रतिकारी आयाम में क्या होता है, ठीक है, दंडात्मक आयाम में क्या होता है। तो देखिए, प्रतिकारी आयाम रेट्रीब्यूटिव अप्रोच में, इसके अंतर्गत उस विद्यार्थी के विरुद्ध प्रतिकारी कदम उठाना है जिसने विद्यालय अनुशासन के नियमों को भंग किया है, यानी कि अनुशासनहीनता के आधार पर दंडात्मक उपाय सुझाए जाते हैं, ठीक है, इसमें प्रतिकारी में। अब दंडात्मक आयाम में क्या है, ठीक है, इस आयाम में मूल रूप से बदले की भावना होती है। इस प्रकार का आयाम विद्यालय में नहीं होना चाहिए, इसमें बदला लेने वाली भावना हो जाती है। प्रतिकारी में ये होता है कि उस विद्यार्थी के विरुद्ध प्रतिकारी कदम उठाना है, ठीक है, यानी कि उसके लिए दंडात्मक यहाँ पर है। अगला है उदाहरणात्मक आयाम। इसमें क्या होता है, अनुशासनहीनता रोकने के लिए, देखिए आप समझ जाएंगे, इस आयाम की आवश्यकता इस कारण है कि अनुशासनहीनता के लिए किसी छात्र को दिए गए दंड के उदाहरण से छात्र कक्षा अथवा विद्यालय के अनुशासन को भंग नहीं करें। यानी कि इसमें उदाहरण इस बात का दिया जाता है कि अगर पूर्व में किसी छात्र ने अगर कोई अनुशासनहीनता की हो तो उसके लिए उसको क्या दंड दिया गया, इसका उदाहरण अगर दूसरे छात्रों को दे दें तो वह अनुशासनहीनता नहीं करते। फिर आता है साहब सुधारात्मक आयाम, रिफॉर्मेटिव अप्रोच। इस आयाम का उद्देश्य दोषी विद्यार्थियों को सुधारना होता है, अतः विद्यार्थी को उसके दोष का एहसास कराना तथा फिर वह भविष्य में इस प्रकार की कोई अनुशासनहीनता का कार्य नहीं करे, इसके लिए प्रेरित करना है।
तो सुधारात्मक में यानी कि छात्र को उसकी अपनी गलती का एहसास कराना होता है। फिर है साहब निरोधात्मक आयाम। इसमें इस आयाम का उद्देश्य उन परिस्थितियों को पैदा होने के पूर्व ही जानकर दूर करने का होता है जिनके कारण अनुशासनहीनता की परिस्थिति उत्पन्न होती है। यानी जो कॉज जिसके कारण अनुशासनहीनता हो सकती है उसको पहले ही पहचान कर दूर कर दो। इस विचारधारा के चिंतकों का मानना है कि यदि सावधानी रखी जाए तथा उचित शैक्षिक पर्यावरण विद्यालय में हो तो अनुशासनहीनता की अनेक समस्याओं को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। यानी कि पहले ही अनुशासनहीनता के जो कारण बनेंगे उनको जान करके, ठीक है, उन कारणों को पहले ही दूर कर दिया जाए। फिर आगे साहब क्या लिखा है, विद्यालय में सुधारात्मक व निरोधात्मक आयामों को ही अनुशासनहीनता निवारण के लिए प्रयोग में लिया जाना चाहिए, मतलब छात्रों को कोई दंड नहीं देना चाहिए। अब देखिए अनुशासनहीनता निवारण के साधन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अब्राहम मास्लो का आवश्यकताओं पर आधारित आयाम। तो देखिए मास्लो का आवश्यकताओं पर आधारित आयाम क्या है इसको समझते हैं। मास्लो ने आवश्यकताओं को आधार मानकर, यानी अब्राहम मास्लो या मैस्लो हम उसको उनको बोल रहे हैं, आधार मानकर आवश्यकताओं को, हाँ देखिए नीड थ्योरी जो बोलते हैं ना, आवश्यकताओं को आधार मानकर छात्र अनुशासन समस्या के हल ढूंढने का प्रयत्न किया है। मास्लो ने दो प्रकार की आवश्यकताओं को स्वीकार किया है, ध्यान देना, एक बाह्य आवश्यकताएं और एक आंतरिक आवश्यकताएं। अब देखिए जब आधारभूत आवश्यकताओं की बाह्य पर्यावरण से पूर्ति होती है तथा प्रेम यानी कि लव तथा अपनापन बिलोंगिनेस व्यक्ति को मिलता है तो वह संतुष्ट होता है और तब अनुशासनहीनता की घटनाएं नहीं होती है। यानी बाह्य पर्यावरण से अगर ये चीजें मिल रही हैं, प्रेम है, अपनापन व्यक्ति को मिलता है तो वह संतुष्ट होता है और अनुशासनहीनता की घटनाएं नहीं होती। मैस्लो ने व्यक्ति की आवश्यकता की तुष्टि के लिए भी 4 क्षेत्र सुझाए हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। तो इन्होंने एक तो कहा था कि ध्यान देना, यानी कि व्यक्तियों को यह आभास कराना कि वे समूह या संगठन व अन्य उसे जानते हैं। स्वीकार करना किसी भी चीज को, समाज के नियमों को हम कहें चाहे। स्वीकृति देना, कहीं पर अपनी स्वीकृति देना या स्नेह देना, आप क्यों नाम ध्यान में रखें, ध्यान देना, स्वीकार करना, स्वीकृति देना और स्नेह देना। अब ऐसी ही साहब अनुशासनहीनता को रोकने के लिए ऐसी ही एक ये भी होता है, मास्लो वाली थ्योरी तो यहाँ पे कंप्लीट हुई, ठीक है, दो उन्हें आवश्यकताएं दी, बाह्य और आंतरिक। अब देखना प्रभावी अध्यापक प्रशिक्षण। अब देखिए टॉम्स गार्डन 1974 की मान्यता है कि यदि अध्यापक को प्रभावी शिक्षक के रूप में तैयार किया जाए तो विद्यालय अनुशासन की समस्या का समाधान खोजा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा किसने कहा कि, ठीक है, यदि अध्यापक को प्रभावी शिक्षक के रूप में तैयार किया जाए तो विद्यालय अनुशासन की समस्या का समाधान खोजा जा सकता है। तो किसने कहा है, टॉमस गार्डन 1974। अध्यापक को, इनने कहा अध्यापक को निम्नलिखित 4 परिस्थितियों के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। पहला, एक तो विद्यार्थियों की बात को मनोयोग से सुनना। कौन सुनेगा, शिक्षक सुनेगा। संप्रेषण कला में प्रवीणता, यानी कि संप्रेषण कम्युनिकेशन स्किल में उनको ट्रेन करना चाहिए टीचर को। समस्याओं की चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए और समझौता करना, ठीक है। तो इससे अनुशासनहीनता को रोकने के उपाय है कि टीचर को ट्रेन होना चाहिए। अगला है पुरस्कार एवं दंड, यानी कि विद्यालय अनुशासन बनाए रखने के लिए बहुत पुराने समय से पुरस्कार और दंड आयाम को अपनाया जाता रहा है। जहां अच्छे कार्य करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया जाता है तो वहीं दोषपूर्ण कार्य करने के लिए दंड भी किया जाता है। यानी कि इस आयाम की पृष्ठभूमि में यह अवधारणा है कि दंड के भय से छात्र अनुशासनहीनता का कार्य नहीं करेंगे और पुरस्कार की चाह में अच्छे कार्य ही करने के लिए उत्प्रेरित होंगे। यानी कि अनुशासनहीनता को रोकने के लिए पुरस्कार भी दिया जाना चाहिए और कहीं ना कहीं दंड भी दिया जाना चाहिए। ये यहाँ पर कहा जा रहा है अनुशासनहीनता के निवारण के लिए। फिर है अनुशासन और जनतांत्रिक मूल्य, यानी कि अनुशासन बनाए रखने के लिए जनतांत्रिक आयामों व शैलियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अनुशासन में जनतांत्रिक मूल्यों का अर्थ यह होगा कि अनुशासन संबंधी नीतियां, नियम शिक्षक और विद्यार्थियों के सहयोग से बने। देखिए अनुशासन में जनतांत्रिक मूल्यों का अर्थ क्या है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए।
अनुशासन में जनतांत्रिक मूल्यों का अर्थ ये होगा कि अनुशासन संबंधी नीतियां और नियम जो है वो शिक्षक और विद्यार्थियों के सहयोग से बने। तो अनुशासन में जनतांत्रिक मूल्यों का अर्थ समझ में आ गया कि जो भी अनुशासन संबंधी नीतियां और नियम होंगे वो शिक्षक और विद्यार्थियों के सहयोग से बने, केवल शिक्षक के उससे नहीं। शिक्षक कार्य पर्यवेक्षण से लेकर विद्यार्थी कार्यकलापों का पर्यवेक्षण सहयोगात्मक तरीके से हो, यानी शिक्षक के कार्य का सुपरविजन और विद्यार्थियों के कार्यकलापों का जो सुपरविजन हो यह सहयोगात्मक तरीके से हो। अब अगला आता है सर विद्यार्थी स्वशासन या विद्यार्थी परिषद। तो अनुशासनहीनता को रोकने के लिए कह रहा है, तो ध्यान दीजिए आत्मानुशासन, आत्मनियंत्रण, आत्मनिर्णय तथा जन कल्याण जनतंत्री मूल्यों के सन्निकट हैं। अतः विद्यार्थियों को स्वयं पर अनुशासन के स्वप्रशासन व स्वनिर्णय लेने के लिए अक्सर विद्यालय कार्यकलापों में मिलने चाहिए, लेने के अवसर जो है विद्यालय कार्यकलापों में मिलने चाहिए, यानी कि छात्रों को सेल्फ डिसिप्लिन के अवसर। अतः ध्यान दीजिए अनुशासनहीनता को रोकने के लिए, यानी कि छात्र अनुशासित रहें स्वयं से, अतः विद्यालय व्यवस्था में विद्यालय पार्लियामेंट, विद्यालय यूनियन जिसको हम कैबिनेट बोलते हैं अक्सर ना, अक्सर जैसा आपने देखा होगा बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में स्कूल कैबिनेट बना दी जाती है, ठीक है। उसमें कोई उसका प्रेसिडेंट जो भी बनाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट या हेड बॉय हेड गर्ल बनाते हैं ना स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में, तो यही है स्वानुशासित। क्योंकि तो छात्र एक आपस में एक दूसरे को ही अनुशासित रखते हैं, तो जो छात्र होंगे उस स्कूल कैबिनेट के मेंबर वो तो सबसे पहले स्वयं अनुशासित रहेंगे और अन्य छात्रों को भी वही अनुशासित करेंगे ताकि छात्रों में स्व अनुशासन की क्या आए, एक भावना का विकास हो, ठीक। तो विद्यालय व्यवस्था में विद्यालय पार्लियामेंट, विद्यालय यूनियन, विद्यार्थी परिषद, विद्यार्थी सरकार, स्टूडेंट गवर्नमेंट का प्रावधान करना चाहिए, परंतु यह प्रारंभ करने से पहले छात्रों को जनतंत्री मूल्यों का ज्ञान, अधिकार के साथ साथ कर्तव्य का ज्ञान, अधिकृतियों का उचित सम्मान के बारे में ज्ञान देना चाहिए। यानी विद्यार्थी स्वशासन भी अनुशासनहीनता को रोक सकता है, यानी कि छात्रों को हेड बॉय हेड गर्ल यानी कि स्कूल कैबिनेट का निर्माण ऐसे समझ लीजिए। अब आता है अनुशासनहीनता को दूर करने के उपाय। अब मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखे हैं, तो देखिए क्या क्या उपाय है। पहला, अपराधी बालक से मनोवैज्ञानिक तरीके से पेश आना चाहिए। जो अपराधी किस्म का अगर बहुत बालक है तो उसको समझाना है केवल, उसको शारीरिक दंड ऐसा कभी नहीं देना है, प्रशिक्षित और डांटना भी नहीं है। प्रशिक्षित और अनुभवी एवं शिक्षण व्यवसाय में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को उचित परीक्षा आयोजित कर पारदर्शी तरीके से अध्यापक पद पर नियुक्त करना चाहिए। देखिए अनुशासनहीनता को रोकने के लिए क्या कह रहा है, प्रशिक्षित तथा अनुभवी एवं शिक्षण व्यवसाय में रुचि रखने वाले योग्य व्यक्तियों को उचित परीक्षा आयोजित कर पारदर्शी तरीके से अध्यापक पद पर नियुक्त करना चाहिए, यानी कि शिक्षक जो है योग्य शिक्षक की नियुक्ति हो ऐसे समझिए। विद्यालयों में एनसीसी एवं एनएसएस की स्थापना की जाए, क्यों तो एनसीसी में काफी सेल्फ डिसिप्लिन टीचर रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, और एनएसएस में भी छात्रों में सहयोग की भावना होती है, यानी कि डिसिप्लिन रहते हैं, स्वयं से काम करना ना, मैं नहीं आप। छात्रों में स्वानुशासन उत्पन्न करने के लिए उनको उत्तरदायित्व तो सौंपने चाहिए। अगर हम छात्रों में स्वानुशासन उत्पन्न करना चाहते हैं तो छात्रों को उत्तरदायित्व दे देने चाहिए, जिससे छात्र अनुशासित रहेंगे। प्रधानाध्यापकों अथवा प्रधानाचार्यों को विद्यालय अनुशासन में ढीलापन नहीं आने देना चाहिए और समय समय पर छात्रों एवं शिक्षकों की कठिनाइयों का निवारण करना चाहिए। किसको? प्रधानाचार्य को। छात्रों को शिक्षण कार्य के अलावा पाठ्य सहगामी क्रियाओं में व्यस्त रखना चाहिए, यानी को करिकुलर एक्टिविटीज में, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज में, ताकि छात्रों को अनुशासनहीनता का मौका ही न मिले। बालकों में उच्च चरित्रवान एवं महापुरुषों की जीवनियां पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है। 8वां है साहब, शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। विद्यालय की सभी कक्षाओं के लिए उचित समय सारणी, टाइम टेबल हो। पुरस्कार देने से अनुशासन पर उत्तम प्रभाव पड़ता है, यह सामूहिक रूप से होना चाहिए, यानी कि पुरस्कार। अध्यापकों को छात्रों के प्रति निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए, अध्यापकों का छात्रों के प्रति कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब बालकों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं तथा नियमों की जानकारी भलीभांति प्रदान की जाए पहले ही। छात्र, अध्यापक
एवं अभिभावकों के मध्य परस्पर वार्तालाप के लिए समय समय पर पीटीए की बैठक आहूत की जाए, यानी कि पीटीए मीन्स पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, यानी कि अध्यापक अभिभावक संघ की बैठक की जाए, जिसमें अध्यापक भी हों, अभिभावक भी हों और छात्र भी हों। अध्यापक छात्र के बारे में अभिभावकों को जानकारी दे कि छात्र का कक्षा में कैसा व्यवहार है, विद्यालय में कैसा व्यवहार है और एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है, छात्र पढ़ने में कितना मतलब वह ज्ञान अर्जित कर रहा है, उसकी लर्निंग कैपेसिटी कैसी है, छात्र का स्कूल बिहेवियर के साथ साथ पढ़ाई में उसका होमवर्क कितना कंप्लीट है, छात्र की पढ़ाई में कितनी प्रगति है, इसके बारे में व्यवहार के साथ साथ ऐसे अभिभावकों की अगर कोई छात्र से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए वो शिक्षक की सहायता भी ले सकते हैं। तो साहब आज के इस लेक्चर में हमने यहाँ पे डिस्कस किया कक्षा अनुशासन और विद्यालय अनुशासन को। यदि आपको यह एक लेक्चर यदि मेरा पसंद आया, आपके लिए हेल्पफुल है लेक्चर स्क्रीनिंग एग्जाम में कहीं ना कहीं, तो आपका एक लाइक जरूर बनता है। आप चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों की हेल्प हो सके। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप सभी लोगों का इतना धैर्य के साथ मुझे सुनने के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।